नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। कल के अंक में आपने आकाशीय बिजली के विषय में सुना था कि किस प्रकार इसे वज्राघात कहते हैं और इंद्र के हाथ का हथियार जिसे वज्रास्त्र कहा गया है पौराणिक कालों में, वो कैसे बना। महर्षि दधीची के देहदान जैसी बड़ी तपस्या के विषय में बताया गया था। अब आज सुनिए आकाशीय बिजली के विषय में आगे की बात। आज यह बता दें कि ये आकाशीय बिजली कैसे बनता है, आकाश में बिजली बनता ही क्यों है, और इस बिजली का बनना, इनका चमकना, इनका गरजना, पृथ्वी पर आना, इस पूरी प्रक्रिया को थंडरिंग कहते हैं, लाइटनिंग भी कहते हैं। सामान्य अवस्था में ये बिना आकाश साफ है, बरसात नहीं हो रही है, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये बादल है, स्थिर बादल है, कहीं कोई कठिनाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पृथ्वी भी शांत, वायुमंडल भी सामान्य, वायु की गति भी सामान्य, आकाश भी जहाँ बादल नहीं है वहाँ नीला है। स्थितियाँ तब बिगड़ती हैं जब आसमान में जोर जोर की हवाएं चलने लगती हैं। तो ये बादल ये सभी बादल बने होते हैं भाप के समूह से, जलवाष्प के समूह से। इसमें होते हैं जल के कण, और जल के कण से बना हुआ बादल हवा चलने से, फ्लो ऑफ एयर ऐसा होने से, ये जो चल रहे हैं तूफानी हवा जो चल रही है, तो इस स्थिति में ये बादल दूसरे बादल के साथ घर्षण करते हैं। घर्षण करने के बाद सभी बादल जो, जैसा कि बताया गया कि जल वाष्प के कण से बने हुए हैं, तो बहुत ठोस, बहुत बड़ा है, बना हुआ हो गया। कितने समूह हो गए, हजारों के जलवाष्पों के समूह। लेकिन एक छोटा जलवाष्प की रचना पूर्व की तरह आपको जानना होगा। इसमें न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो तो कोई चार्ज के नहीं है, छोटी से अणु में, छोटे से परमाणु में, परंतु वो प्रोटॉन होता है और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब पूरा बादल जब अस्थिर था, तब उस समय हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं था, ये इस पर से नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं था। लेकिन बादल के चलने के वजह से, हवा के घर्षण से इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकला, और दूसरे बादल पर हवा के तेज चलने से ये बादलों के साथ वो हवा संघर्ष किया, जिससे रगड़ के कारण ऐसे हवा चली गई, ऐसे हवा चली गई, ये फ्लो ऑफ ऐसा हो रहा है, ऐसे चला गया, ऐसे चला रहा है, हवा जा रहा है, हवा बह रही है। तो ये बहती हुई हवा इससे इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है, और इलेक्ट्रॉन जब मुक्त हो गया किसी बादल के टुकड़े से, तो वो तुरंत, ये मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बादल पर चढ़ गया। तो ये बादल इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पर ये निगेटिव चार्ज का होता है, इसलिए ये निगेटिव चार्ज का आवेशित हो गया, और इससे निगेटिव हट करके ये बादल के, मान लीजिए ये है बादल, और ये बी बादल है, तो ये से इलेक्ट्रॉन हट गया तो स्वतः पॉजिटिव चार्ज का हो गया, और ये नेगेटिव चार्ज का हो गया।
ये पॉजिटिव चार्ज का हो गया, ये पॉजिटिव, वही हालत है, ये नेगेटिव चार्ज का हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज का हो गया। और हम तो इस तरह से आपस में बादल के समूह आपस में ही भिन्न भिन्न चार्ज से आवेशित हो जाते हैं। और भिन्न भिन्न चार्ज से आवेशित हुए बादल जब उनके चार्ज क्षेत्र में आते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि चलते हुए बादल इनके बीच में टकराए और टकराए ही, टकराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलती होंगी आपकी, बादल के बादल में वाष्प कणों के समूह दूसरे वाष्प कणों के समूह आने बादल बादल में टकराते हैं तो आवाज़ होती है और बिजली चमकती है, नहीं, कोई आवश्यक नहीं। इनका जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट के पोल का ये यहाँ है और कोई ये यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल है, तो आवश्यक नहीं कि इसको इसमें से सटा देंगे तभी इसकी ओर आकर्षित, बहुत कम ही दूरी में जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आ जाएगा वैसे ही इसमें जाकर सट जाएगा। इसी प्रकार से इसके आवेश क्षेत्र होंगे, ये जितनी बड़ी शक्तिशाली पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज से चार्ज है तो ये इनके आवेश क्षेत्र होगा, एक चार्ज एरिया होगा। ये आवेश दूसरे आवेश से जैसी टकराएगा वैसी ये आवेश एक दूसरे को से मिल करके उसको न्यूट्रलाइज करेगा और ये आवेश बहुत तेजी के साथ न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन दो क्रियाएं होगी ही। ये बहुत बड़े चमक होगा, बहुत बड़ी चमक होगी और उसके बाद आवाज़। परंतु मुझे पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति को ये चमक लाइट की गति अधिक होने से ये पहले हम इसको देखते हैं और बाद में आवाज़ सुनते हैं। लेकिन आवेश चूँकि यहाँ पर रहने से यहीं पर अनावेशित हो गया, इसलिए कोई भी बिजली ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर नहीं गिरती, ये पृथ्वी पर नहीं गिरती है। जैसे ही बादल बिजली आती चमकती गड़कती है तो देखते तो खूब गड़ 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 कर रहा है आसमान में, लेकिन सवेरे उठ कर यह मालूम होता है क्या कि उस बस्ती पर गिर गया, उस मैदान में गिर गया, वो वृक्ष फट गया। बहुत कम ऐसा होता है, जितने आवाज़ होती है जितनी चमक होती है उसके हिसाब नहीं। तो इसका अर्थ हुआ कि बहुत सारी बिजलियां आपस में बादलों के बीच के आवेश के टकराव से की आवाज़ हम सुनते हैं और उसकी चमक सुनते हैं और वह बाद में वो बादल अनावेशित हो जाते हैं, दोनों बादल अनावेशित हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, शिथिल पड़ जाते हैं। अगले एपिसोड में हम यह देखेंगे कि आखिर पृथ्वी पर कौन बादल गिरती है। तो पृथ्वी पर भी जो बादल गिरती है वो बहुत भयानक होती है, जैसे जो भयावता यहाँ था, परंतु यहाँ की भयावता तो इस कारण समाप्त हो गया कि आपस में ही ये लोग अनावेशित हो गए, डिस्चार्ज हो गया केवल आवाज़ दे करके, लाइट करके। लेकिन जो पृथ्वी से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आया हुआ नीचे बादल है और पृथ्वी की दूरी से जो सबसे निकट का बादल है वो पॉजिटिव चार्ज में है, वह निगेटिव चार्ज में है, उनके आने का नीचे आने पर उनकी चमक दमक और उनका गिरना निश्चित रूप से विनाशकारी है। इसके विषय में हम अगले अंक में कल बताएंगे। आशा है इतनी बातें समझ में आई होगी, दोबारा सुन लिया जाए। मैंने कोशिश किया है कि धीरे धीरे इसको समझाने का। इसके बाद कल मैं पुनः उपस्थित होऊंगा इसी विषय को लेकर। आप जिन हमारे प्यारे मित्रों ने, सहयोगियों ने, जो सुनने वालों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लेंगे, लाइक करें। अच्छा लगा तो 2 बातें कहनी हो तो कमेंट्स करें, लेकिन ज़रूर करें। ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ा वो क्या हम कहें, बार बार तो मेरा अनुरोध ही करना है। खैर ऐसा आप करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, पुनः मिलते हैं कल।